क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है a water particle of mass 10 milligram and having a charge of 1.5 into 10 power minus 6 coulomb stays suspended in room. What is the magnitude of electric field in the room? What is its direction? देखिए जो चार्ज दिया है वो तो हम मान के चलेंगे पॉजिटिव है। देखो जैसे मान लो ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो इस वाटर मॉलिक्यूल का एक मास और एक चार्ज। मास की वजह से ऑब्वियसली इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका mg काम कर रहा है, ये इसका mg। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हवा में सस्पेंडेड है, तो हवा में सस्पेंडेड ये तभी हो सकता है जब जस्ट mg के अपोजिट डायरेक्शन में, mg के अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लगे। अगर कोई फोर्स mg के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तभी जाके ये mg बैलेंस होगा। तो यहाँ पे कुछ और तो है नहीं, बिकॉज यहाँ पे चार्ज से रिलेटेड डिस्कशन है, तो ऑब्वियसली ये मेरा कोई इलेक्ट्रिक फोर्स होगा जो QE के फॉर्म में रहेगा। अब तुम सोचो कि अगर आपके इस ड्रॉप के पास पॉजिटिव चार्ज है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड किधर अप्लाई करेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा? तो ऑब्वियसली आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होगा। तभी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। इसके ऊपर लगने की वजह से जो मेरा पॉजिटिव चार्ज ड्रॉप है, वाटर मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, वो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और अगर वो mg से बैलेंस हो गया तो नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन एयर। ड्रॉप हवा में सस्पेंडेड है, और ये तभी पॉसिबल है जब उस ड्रॉप पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और उस ड्रॉप का mg बैलेंस हो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आप लिखे हैं QE और यहाँ है mg। आपको निकालना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको E निकालना है। जस्ट mg में इस चार्ज से डिवाइड कर लो, डाटा सारा अवेलेबल है, वैल्यू कैलकुलेट करो। डाटा सारा अवेलेबल है, वैल्यू कैलकुलेट करो। समझ पा रहे हो? ठीक है, मास दिया गया है 10 मिलीग्राम। जब 10 मिलीग्राम दिया है तो उसको तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। 10 मिलीग्राम दिया है तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, पहले तो वो ग्राम में आया, 10 टू पावर -3 करने से वो ग्राम में आया, फिर उसके बाद 10 टू द पावर -3 करेंगे तब kg आएगा, साथ में g का वैल्यू 10। अब क्वेश्चन में चार्ज देख लो, चार्ज दिया हुआ था कुछ, कितना था भाई? 1.5 इंटू 10 पावर -6, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6। आराम से सॉल्व कर लीजिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है। अच्छा, अगर ये ड्रॉप निगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगता? उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगता, क्योंकि नीचे लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से निगेटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लगता। तो ड्रॉप के साइन के हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सोचना है। ठीक है, ड्रॉप के साइन के हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सोचना है। चलिए बढ़िया, थोड़ा और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है 3 identical charges each having a value of 1 into 10 to the power -8 coulomb are placed at the corner of an equilateral triangle of side 20 centimeter. Find the electric field and potential at the center of the triangle. देखिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब किसी न्यूमेरिकल में पूछे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सोचने के साथ साथ वेक्टर सोचो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सोचने के लिए आप स्केलर सोचे। चलिए, हमको तो वैसे दो फिगर बना के इसको सॉल्व करना होगा, ध्यान से देखिए। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में सोचेंगे। ठीक है,
तीनों वर्टेक्स के ऊपर चार्ज रख दिए, क्यों? अब आप इसके सेंट्रॉइड के बारे में सोचिए, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर, सेंट्रॉइड, एज लेंथ एल मान लो। सेंट्रॉइड का तरीका ये है कि आप इस कॉर्नर से सामने वाले एज के सेंटर को मिलाएं, देखिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस कॉर्नर से इस एज के सेंटर को मिलाएं, सही है, और फिर इस कॉर्नर से इस एज के सेंटर को मिलाएं। ये जहां कटा यही हो गया सेंटर। आपको इस सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। हम आपको वैसे चार्जेस का नाम लिख दें, 1, 2 एंड 3, ये तीनों चार्जेस का नाम रख दिए। आपको हर किसी के लिए 1 चार्ज के कारण, 2 चार्ज के कारण और 3 चार्ज के कारण, तीनों के कारण जो आपको सेंटर दिखाई दे रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बनाना है। पहले आपको डायरेक्शन बनाना है। तो चलो हम थोड़ा कलर बदल ले ताकि आपको हम इलेक्ट्रिक फील्ड सही कलर में दिखा सके। हाँ, क्या मेरे 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या मेरे 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी पॉइंट पे 1 से अवे इधर होगा? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। उसी तरह 2 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 है। और 3 के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेंगे 3 के लिए, तो क्या 3 का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस लाइन की तरफ आएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड 3 है। आप गौर से देखो, ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल मैग्नीट्यूड का है। क्यों? क्योंकि चार्जेस सेम है और सारे चार्जेस या यू कहो सारे वर्टेक्स से सेंटर तक का दूरी सेम है। तो ये सब है के क्यू बाई जो भी डिस्टेंस आएगा उसका स्क्वायर। डिस्टेंस में आप वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस ले ली, इक्वल मैग्नीट्यूड है। और हर इक्वल मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कंसेक्यूटिव जो मेरा वेक्टर्स है उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। ये भी एंगल देखोगे तो ये परफेक्ट 120 डिग्री है, और ये भी एंगल देखोगे तो ये परफेक्ट 120 डिग्री है। अच्छा भाई, आपके पास 3 वेक्टर और तीनों वेक्टर के बीच का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सब 120 120 120, तो क्या उस केस में आपके पास नेट वेक्टर रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा? तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इसके सेंटर पे इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज रखने से जो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो 0 होगा। सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो आपका 0 होगा। ठीक है, ये चीज रहा। अब आइए पोटेंशियल को लेके हम लोग डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल को लेके, पोटेंशियल पे आपको केवल स्केलर की तरह सोचना होगा, उसके लिए इतना प्रॉपर डायरेक्शन ये सब देखने का जरूरत नहीं है। जस्ट चार्ज लगा देते। हाँ, आ जाओ थोड़ा देखते हैं हम लोग पोटेंशियल के लिए। यहां ऊपर चलते हैं। अगर आप पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना चाहते हैं एट सेंटर, अगर आप नेट पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल, सेकंड चार्ज का पोटेंशियल और थर्ड चार्ज का पोटेंशियल जोड़ना होगा। आपको फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल, सेकंड चार्ज का पोटेंशियल और थर्ड चार्ज का पोटेंशियल तीनों जोड़ना होगा। तो मेरे फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल आ गया के क्यू बाई, देखो वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, दूसरे के लिए भी आ गया के क्यू बाई वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, और तीसरे के लिए भी आ गया के क्यू बाई वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस। तो दिस इज 3 के क्यू बाई वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस। वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस ये हम लोग को लेके चलना है। वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक के डिस्टेंस में आपको एक लॉजिक हम समझाते हैं। मान लीजिए हम एक जगह इस पॉइंट को ए लिख दिए, इसको बी लिख दिए, इसको सी लिख दिए, सी तो सेंटर है, चलो इसको ई लिख दिए, इसको डी लिख दिए। तुम जरा गौर करना,
इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या ये एंगल 90 है? बिल्कुल 90 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल आपका 90 है। मतलब AED, AED a right angle triangle, AED a right angle triangle। देखो, AED a right angle triangle, यहाँ पे A है, यहाँ पे E है और यहाँ D है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, थोड़ा देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, हाँ। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एज लेंथ L है, ऑब्वियसली मेरा ये एंगल 60 है, तो क्या मेरे पास ये एंगल 90 है? क्या मेरे पास ये L का साइन 60 आया? L साइन 60 सही है। अब तुम देखो, इसी में एक पॉइंट C लगा हुआ है, इसी में एक पॉइंट C लगा हुआ है और A से लेके C तक का दूरी D है। तो आपको पता होता है, या आप लोग सब कोई लोअर क्लास से पढ़ के ही आते हैं, कि सेंट्रॉइड हमेशा जो सेंटर से लेके वर्टेक्स से लेके जो डिस्टेंस होता है उसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब देखिए, अब हम मैथमेटिक्स में उतरे हुए, फिजिक्स मेरा हो गया, हमको डी निकालना है बस, ठीक है। तो हमको वो रिलेशंस याद है कि हमारा वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक का जो दूरी है, वो पूरा जो स्ट्रेट लाइन होता है अगले एज के सेंटर तक, वो उसके 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे AE का वैल्यू L साइन 60 है, L साइन 60 बोलो तो √3L/2, तो जो आप D बोल रहे हो, जो आप A से लेके C तक बोल रहे हो, वो AE का 2/3 होगा, क्योंकि वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो 2/3 होगा। AE का 2/3 होगा, तो AE कितना है? AE है मेरा √3L/2, और उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2/3 से, 2 कट गया तो ये L/√3 आएगा। बस आपके इस का वैल्यू होगा KQ/D के जगह पे L/√3 हो गया आपका आंसर। ये आपका नेट पोटेंशियल है, ठीक है। ये आपका नेट पोटेंशियल है। तो थोड़ा सा दिमाग खुला रखा जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अब आपको मैथमेटिकल टर्म्स भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको दिमाग में रखना है। तो ये चीज आपके सामने इस तरीके से रहा। देखो, पूरा का पूरा प्रोसेस एक बार दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा गया था इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पे, जहां तीनों वर्टेक्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज Q Q Q रख दिया गया। हम लोग सेंटर पे तीनों चार्जेस का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए और उसका वेक्टर रिजल्टेंट 0 आ गया, क्योंकि 3 इक्वल वेक्टर था और सभी क्रॉसपॉन्डिंग वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो उसका रिजल्टेंट 0 आ गया। अब अगर हमको सेंटर पे नेट पोटेंशियल निकालना है, तो हमको हर चार्ज का पोटेंशियल निकालना होगा, हर चार्ज का पोटेंशियल निकालना होगा और उसको ऐड करना पड़ेगा, सही है। तो हम V1, V2, V3 तीनों का पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दिए। अब ऐड करने में हमारा मेन प्रॉब्लम आया कि आखिर वर्टेक्स से लेके C तक का डिस्टेंस D है कितना। उसके लिए हम लोग ट्रायंगल का जो पहले से सेक्शन पढ़ के रखे होंगे लोअर क्लास में, कि मेरा वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक का दूरी जो है, वो पूरे उस लेंथ ऑफ द जो भी स्ट्रेट लाइन होता है उसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो पहले हम लोग लेंथ लिखे AE का, जो L का साइन 60 आया, L साइन 60, और उसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करने के कारण 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मेरे D का वैल्यू L/√3 आया। वैल्यू पुट कर दिए, V नेट आ गया, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से चलता है, और पूरे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। मैथमेटिक्स तो हम आपको उतना ही बता पाएंगे जो किसी न्यूमेरिकल में आ रहा है, लेकिन आपको इससे ज्यादा का तैयारी करके रखना चाहिए। ये फिजिक्स है, यहाँ मैथमेटिक्स के बगैर तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाइएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, रॉड ऑफ लेंथ L
has a total charge q distributed uniformly along its length. It is bent in the shape of a semicircle. Find the magnitude of electric field at the center of curvature of the semicircle. आपको यहाँ सेमी सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके सेंटर पे निकालने का जो फॉर्मूला उसको डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा तुम्हारे सामने सेमी सर्कल बनाने का प्रयत्न करते हैं। चलो फ्री हैंड ड्राइंग। ये हमारे पास सेमी सर्कुलर कोई एक रॉड है जिसको बेंड करके ये सेमी सर्कल बना दिया गया है। आपको हम इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक बार रिपीट करा देना चाहेंगे। इसका जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप इसके सेंटर पे निकालें तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिमेट्री की वजह से नीचे की तरफ आता है। रुक जाओ, थोड़ा कलर बदल देते हैं ताकि आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आए। आप जब इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्रॉ कीजिएगा ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिमेट्री की वजह से नीचे की तरफ आएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है 1/4πε0 2 लैम्डा बाई रेडियस। 2 लैम्डा बाई इसका रेडियस 1/4πε0 2 लैम्डा बाई रेडियस। ठीक है, जहां लैम्डा स्टैंड करता है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर, जिसमें लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ है और आर है उसका रेडियस, तो अगर तुम ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो तो क्वेश्चन के डाटा सबको ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोला गया है कि उसका पूरा लेंथ एल था रॉड का और उसको टोटल चार्ज क्यू दिए हैं, तो आपको लैम्डा का जो वैल्यू चाहिए वो तो आपका क्यू बाई एल हो गया। ये पहला डाटा आ गया। और एक बात ये भी ध्यान रखो कि उसी को बेंड करके तुम सेमी सर्कल बनाए हो, तो सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है दैट इज पाई आर। ये पाई आर जो है वो लेंथ ऑफ रॉड के बराबर होगा, तो जहां आर का जरूरत है वहां एल बाई पाई लिखो। तो आप दो डाटा को बस वहां से यूज कर लीजिए। आपके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर। आपके उस ई का वैल्यू हो गया 1/4πε0 2 लैम्डा के जगह पे क्यू बाई एल और आर के जगह पे एल बाई पाई। तो ये वैल्यू थोड़ा और आगे बढ़े और आपके ई का वैल्यू हो गया 1/4πε0 2 क्यू पाई और दो एल का आपस में मल्टीप्लीकेशन एल स्क्वायर। ठीक है, अगर तुम चाहो तो पाई और पाई को कैंसिल कर दो, पाई और पाई को कैंसिल कर दो और आपके इस ई का वैल्यू हो जाएगा 2 से 4 भी कट गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया हम लोगों का क्यू बाई 2ε0 एल स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ये सेंटर पर। तो सेंटर पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन है 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर। आपको बस ये करना था कि इस न्यूमेरिकल में दिए गए डाटा के हिसाब से आपको लैम्डा का वैल्यू और आर का वैल्यू बस क्वेश्चन के हिसाब से निकाल के उसको सॉल्व करना था। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से निकाल के उसको सॉल्व करना था। ये चीज चला। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23।
consider a uniformly charged ring of radius r. Find the point on the axis where the electric field is maximum. इसको तो आपको सीधा याद रखना चाहिए था, r/√2, ठीक है, r/√2। लेकिन चलिए हम आपके सामने कुछ सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं। पहले तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो लेके चलना है। ये हमारे पास एक रिंग है, इस रिंग के सेंटर से, इस रिंग के सेंटर से मान लो ये रिंग मेरा यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, इस रिंग का चार्ज ऐसे दिया हुआ है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। इस रिंग का अपना एक रेडियस है, इस रिंग का अपना एक रेडियस है r। आपके इस एक्सिस पे एक पॉइंट है P जिसका रिंग के सेंटर से डिस्टेंस है x। अब आप जो यहाँ पे पहले से पढ़ रखे हैं, हम बस उस चीज को एक बार आपके सामने एक बार रिवीजन करा दें। आपको याद होगा इस P पॉइंट पे एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 qx बाई r² प्लस x² पे पावर 3/2, याद है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज रिंग है तो ये आउटवर्ड होता है, मतलब सेंटर से दूर होता है, और अगर कोई निगेटिव चार्ज रिंग होगा तो ये इनवर्ड होगा, सेंटर की तरफ होगा। अगर पॉजिटिव है तो दूर रहेगा, अगर नेगेटिव रहेगा तो अंदर रहेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि आपको जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है ना, वो फंक्शन है एक्स का। और अगर आप दो डाटा देखोगे, एक सोचो कि अगर हम सेंटर पे हैं, मतलब रिंग के सेंटर पे, अगर आप रिंग के सेंटर पे हैं तो आपका x 0 होगा, और x 0 होने से e का वैल्यू 0 आएगा, सही है। और अगर आप इंफिनिटी पे होगे, मतलब रिंग से काफी दूर अगर होगे, तो भी आपका e का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आप इंफिनिटी का स्क्वायर पुट करोगे तो किसी भी चीज में इंफिनिटी से डिवाइड करने से वो 0 आता है। तो कंसेप्ट ये बनता है कि रिंग के सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इंफिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो बीच में आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कैसे कर रहा है, ठीक है ना। एज x इंक्रीजेस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x टेंड्स टू इंफिनिटी, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट इंक्रीजेस becomes maximum and then decreases। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, उसके बाद घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, उसके बाद घटेगा, सही है। तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगा। अब आइए 11 का कंसेप्ट कुछ यूज कीजिए। फॉर E इक्वल्स टू मैक्सिमम, कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां है। क्या आपको याद है उसका डिफरेंशिएशन, बिकॉज वो x का फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होगा। तो जो आपका dE/dx है ना, E का डिफरेंशिएशन जो x के रिस्पेक्ट में है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि d/dx ऑफ E का पूरा इक्वेशन इमेजिन कर लो, 1/4πε0 qx बाई r² प्लस x² पे पावर 3/2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ये 0 होना है। अब आपको आगे चल के छोटा सा इसका मैथमेटिकल एनालिसिस, इसका डिफरेंशिएशन करना है, उसको 0 करना है, ठीक है। हम आपको यहीं पे लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन आप खुद से करेंगे। इसमें आपका डिफरेंशिएशन होता है 1/d/dx ऑफ ये 1/4πε0 और q को 0 साइड भेज दो, खत्म हो गया। एक x रहता है और दूसरा r² प्लस x² पे पावर -3/2 होता है। इन दोनों को मिला के आपको u इंटू v पे डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। इन दोनों को मिला के आपको u इंटू v पे डिफरेंशिएशन करना पड़ता है और उसको आप 0 कीजिएगा
तो सॉल्व करने के बाद आपको x मिलता है प्लस माइनस r/√2। प्लस माइनस r/√2 का मतलब हो गया कि रिंग के राइट हैंड साइड में एक पोजीशन है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा और उसका सेंटर से दूरी r/√2 है। रिंग के लेफ्ट हैंड साइड में एक पोजीशन है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। देखिए, रिंग के राइट हैंड साइड में एक पोजीशन है x इज इक्वल्स टू r/√2 जहां E का वैल्यू मैक्सिमम है, और रिंग के लेफ्ट हैंड साइड में एक पोजीशन x इक्वल्स टू माइनस r/√2 जहां फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम है। हम तो चाहेंगे कि आपको इसका ग्राफिकल एनालिसिस भी याद आए, जो आपको पढ़ाते के समय हम थ्योरी में आपको पढ़ाए थे। थ्योरी के समय में जो आपको पढ़ाया गया था, आप ग्राफ को ध्यान में रखें। आप ऑलरेडी ऐसा ग्राफ एक थ्योरी में पढ़े हैं कि हाँ, बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, फिर घट के 0 होता है और दूसरी तरफ डायरेक्शन बदल जाता है। ये इस वर्टिकल एक्सिस पे फील्ड होता है, यहाँ x होता है। तो ये वो वैल्यू था जो x इज इक्वल्स टू r/√2 है, और ये वो वैल्यू है जो x इज इक्वल्स टू माइनस r/√2 है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू प्लस r/√2 वो पोजीशन है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, या x इक्वल्स टू माइनस r/√2 वो पोजीशन है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा इन केस ऑफ रिंग। रिंग के केस में ये दो पोजीशन ऐसा आपके सामने आता है। सही है, ये चीज इस तरह से चलता है। ठीक है, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस a कैरीज अ टोटल चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। A small length dl of the wire is cut off. Find the electric field at the center due to the remaining wire. इसको तो आप फिगर से ही समझ सकिएगा, बिना फिगर के इसको समझना मुश्किल है। मान लीजिए ये हमारे पास एक रिंग है और रिंग के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखें। रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके रखें, और जो पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर हम इस रिंग को बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर दें, मान लो इस रिंग को हम बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक पोर्शन कुछ ना कुछ चार्ज कंटेन करता है, और उस पोर्शन की वजह से सेंटर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। उस पोर्शन की वजह से सेंटर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, और हर एक पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। जैसे इमेजिन कि ये एक पोर्शन है, थोड़ा समझना ध्यान से। ये एक पोर्शन है, इस पोर्शन का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, तो जस्ट इसके अपोजिट में जो पोर्शन है, मान लो जैसे ये पोर्शन इसके अपोजिट में, तो उस पोर्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसको कैंसिल कर लेगा। ऐसे ही डायमेट्रिकली जितना भी पोर्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है, डायमेट्रिकली जितना भी पोर्शंस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है, सब अपने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके अपोजिट वाला जो डायमेट्रिकल पोर्शन है उससे कैंसिल हो जाएगा, और इस सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इस सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आ जाता है, क्योंकि हर पोर्शन के अपोजिट में एक पोर्शन खड़ा है, और ई नेट का वैल्यू सेंटर पे 0 आ जाता है। ई नेट का वैल्यू सेंटर पे 0 आ जाता है। ठीक है, अब आइए हम आपको कुछ दिखाते हैं। चलिए, ये एक सेक्शन हम लोग लेके चलते हैं। अभी मान के चलते हैं कि ये पूरा का पूरा सेक्शन है, और अगर ये पूरा सेक्शन है तो जो भी हमारे चार्ज का इस पे एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आएगा।
लेकिन अब सोचिए, हम आपको कुछ डायमेट्रिकल कुछ पॉइंट्स आपके सामने दिखाते हैं। इस पॉइंट को पकड़ो और सेंटर को ध्यान में रख के इससे मिला दो, ठीक है। और फिर आप एक पॉइंट को पकड़ो, इस पॉइंट को पकड़ो और सेंटर को ध्यान में रख के इससे मिला दो, ठीक है। सोचना और समझना, सबको ध्यान से देखना। इधर वाला जो पोर्शन है, इधर वाला नीचे वाला जो पोर्शन है, उसका सेंटर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, उसका सेंटर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ। अगर हम इस पर्टिकुलर रिंग से, अगर हम इस पर्टिकुलर रिंग से ये वाला पोर्शन कट आउट कर दे, वो वाला पोर्शन हम हटा दिए, तो क्या जो उसके अपोजिट का पोर्शन था उसको बैलेंस करने का इलेक्ट्रिक फील्ड कोई जनरेट कर पाएगा? बाकी सबको बैलेंस कर लिया जाएगा। देखो इधर वाले, यहां वाले पोर्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहां से बैलेंस हो जाएगा। यहां पे अगर कोई पोर्शन होगा तो वो उसके अपोजिट वाले पोर्शन से बैलेंस हो जाएगा। यहां पे अगर कोई पोर्शन होगा तो वो उसके अपोजिट वाले पोर्शन से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इस पोर्शन को अब बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। समझ पा रहे हो? क्योंकि इसका पोर्शन हम वहां येलो से आपको दिखा रहे हैं कि वो कट आउट करके हटा दिया गया है। हटाया तो गया है इधर वाला पोर्शन डीएल लेंथ का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस पोर्शन के कारण, डीएल लेंथ के कारण, और वही स्मॉल चार्ज यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा, क्योंकि इसको कोई बैलेंस करने वाला पोर्शन अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे मौजूद नहीं है। तो आपके सेंटर पे ई नेट इज ड्यू टू चार्ज ऑफ स्मॉल पोर्शन आएगा। जो स्मॉल पोर्शन के चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वही ई नेट आएगा, और हमारे इस ई नेट का वैल्यू होगा 1/4πε0 dq चार्ज बाय सेंटर से वहां तक के डिस्टेंस का स्क्वायर, dq चार्ज बाय सेंटर से वहां तक के डिस्टेंस का स्क्वायर। और आपके इस ई नेट का वैल्यू हो गया 1/4πε0। जो लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखना, ठीक है। जरा देख लेते हैं, उसका रेडियस ए दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस ए दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ, रेडियस ए दिया हुआ है। तो पहले हम लिखेंगे q/2πr, ताकि उसका पूरा चार्ज पर यूनिट लेंथ मिले। फिर डीएल सेक्शन कट किया गया है, और नीचे रेडियस के जगह पे ए का स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर लो, जो आएगा वही तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पे। जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पे, ठीक है। प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ट, कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं, प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ट। अगर सारा पोर्शन मौजूद है तो हर डायमेट्रिकली अपोजिट पोर्शंस एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर ले रहा, बैलेंस कर ले रहा। लेकिन अगर हम किसी डीएल पोर्शन को कट करके रिमूव कर दे तो जो उसके अपोजिट का डायमेट्रिकल पोर्शन होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो उसी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बच जाएगा। और ई नेट का वैल्यू हो गया 1/4πε0 dq बाई डिस्टेंस r का स्क्वायर। dq के जगह पे आप चार्ज पर यूनिट लेंथ लिख के dl से मल्टीप्लाई कर दिए, और r के जगह पे रेडियस a दिया हुआ वो पुट कर दिए, ठीक है। चलो इतना सेव कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। लिखा है पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम, pendulum bob of mass 80 milligram and carrying a charge of 2 into 10 to the power -8 coulomb is at rest in a uniform horizontal electric field at 20 kilovolt per meter. Find the tension in thread. सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा डायग्राम है, उस डायग्राम को समझने का कोशिश करो। मान लो जैसे ये हमारे पास एक सिलिंग है, ये आपके पास एक सिलिंग है। इस सिलिंग से आप किसी बॉब को बांध के हैंग कर दिए हैं। तो जब आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं रखेंगे ना, उस समय आपका बॉब इस लोएस्ट पोजीशन पे होगा। उसका मास m रखो, उसका चार्ज q लिखो। अगर आप इस पूरे सिस्टम में
अगर आप इस पूरे सिस्टम में एक हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, अगर आप इस पूरे सिस्टम में एक हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो उस हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बॉब पे राइट की तरफ, मान लो राइट की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे, सपोज राइट की तरफ आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर दे, तो जब आप राइट की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई कीजिएगा, तो जो बॉब है वो राइट की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस वजह से ये सिस्टम थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम के दौरान इस नए पोजीशन पे पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, बॉब यहां आ जाएगा। यहां आने के पीछे उस पर 3 फोर्स लग रहा है। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो राइट हैंड साइड की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो राइट हैंड साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, एंड दैट कैन बी रिटन एज क्यूई, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नीचे की तरफ उसका अपना mg लग रहा है, नीचे की तरफ बॉडी का वेट लग रहा है mg के बराबर। ठीक है ना, ये बॉडी का mg रहा, और ये थ्रेड के अलॉन्ग में लग रहा है टेंशन, ये थ्रेड के अलॉन्ग में लग रहा है टेंशन। इक्विलिब्रियम के समय यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा, थीटा इज इक्विलिब्रियम एंगल। इक्विलिब्रियम पे जो बन रहा है एंगल वो है थीटा। अब जरा देखो, तुमसे यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक कोई पूछ सकता है कि इक्विलिब्रियम पे जो एंगल है वो निकालो, और दूसरा जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है टेंशन निकालो। ठीक है, इन दोनों के लिए आपको इस टेंशन को 2 कंपोनेंट्स में तोड़ना चाहिए। एक टेंशन का हॉरिजेंटल कंपोनेंट, दूसरा टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ऊपर का एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, और टी का ऊपर वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और टी का लेफ्ट वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा होगा। अगर आप इक्विलिब्रियम पे एंगल निकालना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम एंगल निकालना चाहते हैं एट इक्विलिब्रियम, अगर आप एंगल का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, देखिए इस न्यूमेरिकल के ये जरूरी नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं कि कुछ और न्यूमेरिकल्स के अंदर ये पूछा जाता है। तो आपका कहना ये होगा कि जो मेरा टी साइन थीटा है, जो मेरा टी साइन थीटा है वो हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स क्यूई को बैलेंस कर रहा है, और जो टी कॉस थीटा है वो हमारे mg को बैलेंस कर रहा है। जैसे ही आप दोनों को डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू QE बाई mg, tan थीटा इज इक्वल्स टू QE बाई mg, और आप कह सकते हो कि दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स QE बाई mg। तो अगर कभी किसी न्यूमेरिकल में तुमसे ये इक्विलिब्रियम का एंगल पूछ लेना तो ये कंसेप्ट चलेगा। लेकिन सर बताइए जरा इस न्यूमेरिकल का पोर्शन क्या है। सबसे पहले आप ये देखो कि इक्विलिब्रियम के समय जो हम लोगों के पास ये 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट है, mg का और fe का, mg का और fe का रिजल्टेंट है, mg और fe का रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में। ठीक है, बिकॉज ये mg और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों आपस में 90 बना रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स तुम लिखोगे वो लिखोगे रूट अंडर mg का स्क्वायर और साथ में QE का स्क्वायर। सही है ना, mg का स्क्वायर और साथ में QE का स्क्वायर। अब तुम गौर से देखो कि जो तुम्हारे थ्रेड का टेंशन है वो जस्ट इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो और मेरा बॉब ना टेंशन की तरफ जा रहा है ना नेट फोर्स की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यही है कि जो हमारे थ्रेड का टेंशन है, जो हमारे थ्रेड के अंदर का टेंशन है वो इस बाहर की तरफ mg और QE का जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उसके बराबर है, mg का स्क्वायर और साथ में QE का स्क्वायर, ये इसके बराबर है। आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए, जो निकालना है निकालिए। ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जो पॉसिबल क्वेश्चंस बनता था वो भी आपको बता दिया गया कि कभी कभी आपसे इक्विलिब्रियम का एंगल भी पूछ सकता है। तो टेंशन का वैल्यू हो गया, थ्रेड में टेंशन है रूट अंडर mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम आसान है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो मेरे पास बॉब पॉजिटिव था, तो जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई किए थे उसी डायरेक्शन में आप उसको डिस्प्लेस कर दिए। अगर मेरा बॉब निगेटिव होता तो जो भी डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का था फोर्स उसके अपोजिट में लगता और बॉब लेफ्ट की तरफ जाता। ठीक है, तो ऐसी चीज भी सोचना है, निगेटिव पॉजिटिव का मसला आपको खुद से भी सोचना है। अभी इतना प्रैक्टिस हो रहा है, वो सब आपको खुद से हैंडल करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज
2.5 10 power minus 4 coulomb is released from rest in an electric field. This charge और mass और electric field दिया है. Find the electric force and the force of gravity acting on this particle. Can one of these forces be neglected in comparison with the other for approximate analysis? वो देख लेंगे डाटा क्या आता है. How long will it take for the particle to travel a distance of 40 centimeter? What will be speed of the particle after traveling this distance and this? सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम उस पार्टिकल पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करो. तो इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन कहने का मतलब हो गया QE. आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो Q का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 to the power -4 कुलम और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको 1.2 इंटू 10 power 4 कुलम, 1.2 इंटू 10 to the power 4 न्यूटन पर कुलम. तो यहां से ये सॉल्व करके आपको इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा. और जहां तक दिख रहा है कि दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज 12 दूनी 24 12 25 60 3 न्यूटन आ रहा है, 3 न्यूटन, क्योंकि ये -4 10 पावर -4 और 10 पावर 4 ये तो कट जाएगा. इसका इससे मल्टीप्लीकेशन वही लगभग 3 न्यूटन है. अब जरा तुम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी निकाल लो. उसका तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, mg करना है. मास है 1 ग्राम. 1 ग्राम का मतलब हुआ 1 इंटू 10 to the power -3 kg, और इसको आप g 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, देन इट इज 10 to the power -2 न्यूटन. कहने का मतलब 0.01 न्यूटन. अब तुम देख लो, एक है 3 न्यूटन, एक है 3 न्यूटन और एक है 0.01 न्यूटन. तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो हमारे ग्रेविटी फोर्स जो बॉडी का वेट है उससे बड़ा है. ठीक है ना. सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैन बी नेग्लेक्टेड. ठीक है ना. फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैन बी नेग्लेक्टेड. आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. और ये कैसे पता चला? जब दोनों का डाटा निकाले तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगभग 100 गुना ज्यादा है, 300 गुना ज्यादा है हमारे फोर्स ऑफ ग्रेविटी से. आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो पहला पार्ट खत्म. बी में पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर. अब अगर हम बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स लें तो वैसे तो सिस्टम ये कहता है कि आप वेक्टर सम लेंगे उसके इलेक्ट्रिक फोर्स का और जो दूसरा फोर्स लग रहा है उसको भी. लेकिन जैसा कि ऊपर का कैलकुलेशन ही आपको बता चुका है कि ये जो हम लोगों का फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं. अगर आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो नेट फोर्स केवल और केवल इलेक्ट्रिक फोर्स वाला रहेगा. कहने का मतलब 3 न्यूटन. तो क्या हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 3 न्यूटन. तो यहां से आपको मिलने जा रहा है कि दैट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विल बी इक्वल्स टू फोर्स बाय मास. तो फोर्स है 3 और मास है 1 मिलीग्राम. मिलीग्राम को 1 ग्राम है उसको केजी में बदले तो दिस विल बी अबाउट टू बी 3000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. 3000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन है. क्वेश्चन में देखो उसका इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन आपके पास आ गया है 3000 मीटर पर सेकेंड. आपको एक एस दे दिया गया है दैट इज अबाउट टू बी 40 सेंटीमीटर 0.4 मीटर, और आपसे पूछा है कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको समय कितना लगेगा. ठीक है. चलो U, A, S और T. क्या हम लोग इस पे बेस्ट एक इक्वेशन पढ़े हैं? S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. आप यहां से S इज इक्वल्स टू ये टर्म तो 0 हो गया, इसको आप लिख सकते हैं हाफ AT स्क्वायर. तो आपको यहां से T मिलेगा कि दैट टाइम विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2s बाई A. दैट टाइम विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 S के जगह पे 0.4 और A के जगह पे 3000. ठीक है. तो इतना सेकेंड टाइम लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में.
देखिए ए में फोर्स निकालना था, कंपेयर करना था, हो चुका। बी में निकालना था कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पार्टिकल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, हो चुका टाइम। सी में है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस, और डी में हाउ मच इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखिए एक एक करके और आगे बढ़ते हैं। तो ये टाइम आ गया। टाइम आने के बाद हमको चाहिए कि इतना समय में वो कितना वेलोसिटी गेन किया है। क्या हम v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा दें? तो u तो 0 है, एक्सेलरेशन तो आपका 3000 है, और टाइम आप निकाल चुके हैं अंडर रूट, वैसे इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 2 इंटू 0.4 और नीचे 3000, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इतना मीटर पर सेकेंड आपके पास, इतना मीटर पर सेकेंड ये आपके पास वेलोसिटी आएगा। ठीक है, थोड़ा और एक आगे बढ़े। बोला है कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करते करते, ये सी था, व्हाट विल बी द स्पीड हो गया। पूछा है हाउ मच इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम डी बना रहे हैं। अगर आपको वर्क निकालना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ले। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स ले विच इज क्यूई, और उसको डिस्प्लेसमेंट 40 सेंटीमीटर है, 0.4 मीटर। तो आपके पास क्यूई का वैल्यू 3 न्यूटन आ गया और डिस्प्लेसमेंट है 0.4। सो नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू 1.2 जूल। ठीक है, तो ये चारों बारी बारी से आपके पास है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करें। आपको इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटी का फोर्स दोनों निकाला गया। फिर आपसे पूछा गया कि क्या डाटा इस तरह का है कि किसी फोर्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप खुद देख रहे हैं कि ग्रेविटी का फोर्स हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स से काफी काफी कम है, तो आप ग्रेविटी के फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है पार्टिकल के ऊपर, वही नेट फोर्स है। तो आप वहां से एफ नेट लिखें, एफ नेट को एम ए से हटाएं, वहां से एक्सेलरेशन मिल गया। एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो उसके बाद काइनेमेटिक्स, क्योंकि एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, 3000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो काइनेमेटिक्स है तो इक्वेशन ऑफ मोशंस का सहारा लिए, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से टी मिल गया। फिर आप v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से v निकाल लिए। इस तरीके से आप सॉल्व करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। ठीक है, लास्ट में वर्क निकालना था तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया, थोड़ा दिमाग शांत करके इन सब क्वेश्चंस पे अच्छे से काम कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम। कोई एक सिंपल पेंडुलम का बॉब है, मास है 40 ग्राम और उसके पास पॉजिटिव चार्ज। इट मेक्स 20 ऑसिलेशंस इन 45 सेकेंड्स। 45 सेकेंड्स में 20 ऑसिलेशन, तो एक ऑसिलेशन में कितना समय? 45/20। आगे है वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड and of the magnitude this is switched on. How much time will it now take to complete 20 oscillations? बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप एक बॉब बना लें ताकि आप सिचुएशन को एनालाइज कर सके बढ़िया से। ये आपके पास एक सीलिंग रह गया, इस सीलिंग से आप किसी बॉब को ऐसे हैंग कर दिए, बस इतना ही समझिए। बढ़िया, यहाँ पे एक बॉब है, बॉब का मास m, चार्ज q है। शुरुआत में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो देखिए केस 1, जब हम शुरू में बात कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा पढ़ रखे हैं कि टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम का 2π√L/G इफेक्टिव, ये आपको पढ़ाया गया है। बट इन फर्स्ट केस आपका जो G इफेक्टिव है वो सिंपल G के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π√L/G, और ये टाइम पीरियड कितना है? तो टाइम पीरियड हमेशा एक ऑसिलेशन का निकलता है। तो याद रखना कि 45 सेकेंड्स बाय 20 ऑसिलेशंस, ये टाइम पीरियड हो गया। 2π√L/G, चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, ये केस 1 है। फिर केस 2 पे आओ।
केस 2 में बोला कि देखो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड, इसी पर्टिकुलर सिस्टम में एक अपवर्ड डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करते हैं। अच्छा, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करेंगे तो थ्रेड का जो टेंशन है वो mg के बराबर थोड़ी ना होगा। अगर थ्रेड का टेंशन mg के बराबर नहीं है तो आप सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट याद कीजिए, आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है ऐसे कि अगर कभी ऐसा हो कि थ्रेड का टेंशन mg ना हो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग लेते हैं 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इफेक्टिव, और इस जी इफेक्टिव को निकालने का तरीका होता है, थ्रेड का नया टेंशन, थ्रेड के अंदर का नया टेंशन डिवाइडेड बाई मास। यही तरीका आपको सिखाया गया कि अगर हम लोग एक ऐसे सिचुएशन में सिंपल पेंडुलम को रखे हैं जहां थ्रेड का टेंशन mg नहीं, तो ऐसे केस में टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इफेक्टिव। और इस सिचुएशन में आपको करना ये पड़ता है कि पहले आपको जी इफेक्टिव निकालना होगा। जी इफेक्टिव निकालने का तरीका है थ्रेड का टेंशन निकालना, और जब थ्रेड का टेंशन आ जाए तो उसमें मास से डिवाइड करना। उसके लिए हम आपको फ्री बॉडी डायग्राम पे लिए चलते हैं। रेड कलर से हम फोर्सेस को ड्रॉ कर रहे हैं। देखो, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, चार्ज पॉजिटिव है, तो क्या मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा? सीधा है, मान लो जैसे ये इलेक्ट्रिक फोर्स है क्यू, सीधा है। और नीचे की तरफ mg लगेगा, बिल्कुल नीचे की तरफ mg लगेगा। ठीक है, नीचे की तरफ mg लगेगा, सही है। ऊपर की तरफ QE लगेगा, नीचे की तरफ सीधा लगेगा। ठीक है, ऐसा टेढ़ा नहीं हो, बन गया हमसे गलती से, लेकिन सीधा लगेगा। क्लियर? अब तुम अगर गौर करो तो जो तुम्हारे थ्रेड के अंदर का टेंशन है वो एक्चुअली mg माइनस QE है। तो जहां आप जी इफेक्टिव देख रहे हो ना, उस जी इफेक्टिव के जगह पे थ्रेड का टेंशन mg माइनस QE डिवाइडेड बाई m आएगा, मास आएगा, ये होगा जी इफेक्टिव। तो सेकेंड टाइम में जब हम लोग टेंशन लिखे, सॉरी सेकेंड टाइम में जब हम लोग टाइम पीरियड लिखे, ठीक है ना, यहां से आगे बढ़ते हैं। सो टाइम पीरियड इन सेकेंड केस विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इफेक्टिव, and that time period will be equals to 2 pi अंडर रूट L बाई जी इफेक्टिव के जगह पे लिख सकते हैं mg माइनस QE बाई m। थोड़ा सा T2 विल बी इक्वल्स टू, आपका T2 कितना हो जाएगा? दैट T2 विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई, देखते चलो, हाँ, G माइनस QE बाई m, G माइनस QE बाई m। आप इसी को आगे ऐसे लिख सकते हैं, इसी को आप आगे ऐसे लिख सकते हैं कि दैट T2 विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, हम थोड़ा एडजस्ट करना चाह रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन के साथ, ये मैच कर जाए। अच्छा, जी इसमें से कॉमन लो, तो जी कॉमन लोगे तो 1 माइनस QE बाई mg आएगा, बिल्कुल आएगा, 1 माइनस QE बाई mg ये रहेगा। अब तुम इसको दो भाग में लिख सकते हो, एक लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, और साथ में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 प्लस QE बाई mg के पावर माइनस 1 बाई 2, ये बाहर है, ये ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर। 1 प्लस QE बाई mg पे पावर माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2, ये 2 सही है, नीचे में था। अच्छा, 1 माइनस था ना, 1 माइनस था, हम प्लस कर दिए, थोड़ा गलती हो गया, मिटा देते हैं उसको, यहाँ प्लस नहीं होगा, वहां कितना होगा? माइनस होगा। 1 माइनस QE बाई mg पे पावर माइनस 1 बाई 2। तो आपका
सेकेंड टाइम में जो टाइम पीरियड आया, ये पहला वाला टर्म पे गौर कीजिए, ये वाला 2 पाई √L/g, क्या ये फर्स्ट के टाइम पीरियड का वैल्यू है? और साथ में आपके पास है 1 माइनस QE/mg पे पावर -1/2। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत अच्छे से तुम है ना तरीके से यहाँ समझने का कोशिश करो, तो इनडायरेक्टली आपको सेकंड का टाइम पीरियड मालूम है। T1 हम लोग का कितना है 45/20, और बगल में है 1 माइनस QE। Q का वैल्यू भी क्वेश्चन में मेंशन है, E भी मालूम है, मास भी मालूम है। तुम अगर चाहो तो डाटा एक बार देख लो। Q कितना है भाई 4 × 4 माइक्रोकुलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 2.5 10⁴, और मास है 40 ग्राम। 40 ग्राम 4 माइक्रोकुलम 2.5 × 10⁴, तो आपका चार्ज है 4 माइक्रोकुलम, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2.5 × 10⁴, मास है 40 ग्राम, तो 40 × 10⁻³ और जी का वैल्यू ले लो 10। इस पूरे पे पावर डालना है -1/2। सही है, तो चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। दैट टाइम T2 विल बी इक्वल्स टू 45/20, 1 माइनस, यहां देखिए ना, ये 2 आएगा 10⁻², ये देखो, इससे ये 10⁻⁻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 ⁻
बचा हम लोग के पास, जरा गौर करना, ऊपर में 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और नीचे में 40 आएगा, पावर होगा -1/2, देन इट विल बी इक्वल्स टू 45/20, 1 - 1/4, पावर है -1/2। इसको आप लिख सकते हैं 45/20, ये आएगा हम लोग का 3/4, पावर है -1/2। तो अब आप यहीं से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, इधर चलिए। तो आपका जो सेकंड केस में टाइम पीरियड आ रहा है वो आ रहा है 45/20, सॉरी हमको 4 लिखना था ऊपर, 4/3, हमको लिखना था ऊपर में 4 नीचे में 3, तो जो -½ था वो हो जाएगा 1/2। ठीक है, देखिए हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, कारण है 45/20 को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमको अभी बस तुरंत पता चलने वाला है। क्या ये 2/√3 हो गया? रहने दो, 2/√3 हो गया, रहने दो। T2 का मतलब है कि वन टाइम पीरियड, एक साइकिल, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना समय उस बॉब को लगेगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर देंगे। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर देंगे तो बॉब को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर देंगे तो बॉब को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, ये T2 है। लेकिन आपसे पूछा है, आपसे यहाँ पूछा, छोटा छोटा देखिएगा, हाउ मच टाइम विल इट नाउ टेक टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, एक टाइम में पूछा है। बोला सेकंड केस में 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको कितना समय लगेगा। तो ये जो आप T2 निकाल के रखे हैं, ये जो आप राइट हैंड साइड में T2 निकाल के रखे हैं, दिस इज फॉर वन ऑसिलेशन टाइम, सही है ना। ये एक ऑसिलेशन का टाइम है, लेकिन आपको 20 ऑसिलेशन का टाइम निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो टाइम निकालना है वो 20 ऑसिलेशन का टाइम निकालना है, तो 20 टाइम्स ऑफ T2, मतलब आपका जो टाइम फाइनल आंसर होगा वो 20 टाइम्स ऑफ, अब समझ गए क्यों वो 20 को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा था, इंटू 2/√3। ये 20 कट गया,
और आपका फाइनल 20 ऑसिलेशन का टाइम आया है 45 सेकेंड्स का 2/√3। आप सॉल्व कर दीजिए, जितना आएगा वही तुम्हारा सेकेंड्स आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेहतरीन है, इसमें एसएचएम का भी कंसेप्ट है। जिनको एसएचएम याद है उनके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। कारण बहुत सिंपल है कि एसएचएम में आपको बताया गया था कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2π√L/G इफेक्टिव। जहां कहीं भी थ्रेड का टेंशन mg छोड़ के कुछ और आए, mg छोड़ के कुछ भी आए, mg से ज्यादा आए, कम आए, कुछ भी आए, कोई दूसरा फोर्स वहां इन्वॉल्व हो, mg के अलावा कोई दूसरा फोर्स वहां इन्वॉल्व हो, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स है, कभी कुछ और भी हो सकता है। तो याद रखना टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/G इफेक्टिव। जहां जी इफेक्टिव निकालने का तरीका है कि पहले थ्रेड का टेंशन निकालो, पहले थ्रेड का टेंशन निकालो, जो नया टेंशन एग्जिस्ट कर रहा है वो निकालो, और उसको फिर मास से डिवाइड करो। ये वाला सेक्शन, पहले थ्रेड का टेंशन निकालो, जैसे यहाँ पे mg-q ही था, और फिर उसको मास से डिवाइड करो, ये जी इफेक्टिव होगा, और फिर जो जी इफेक्टिव है उसको इक्वेशन में यूज करो। आगे बस सिंपल मैथमेटिक्स चलता है, जैसा क्वेश्चन रहता है उस हिसाब से कैलकुलेशन, उस हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है। सही है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। चलते रहिए धीरे धीरे। आइए 28 में लिखा है अ ब्लॉक ऑफ मास लिखा है अ ब्लॉक ऑफ मास m containing a net positive charge q। a block of mass m containing a net positive charge q, ठीक है, is placed on a smooth horizontal table which terminates in a vertical wall as shown in figure। फिगर देख लो ध्यान से। The distance of the block from the wall is d, हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड E towards right is switched on, राइट की तरफ एक हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हुआ। Assuming elastic collision, ऑब्वियसली ये जो मेरा चार्ज पार्टिकल है वो वॉल के साथ टकरा रहा है। Assuming elastic collision, find the time period of the resulting oscillatory motion, is it a SHM? क्या ये मोशन SHM है, तुमको ये बताना है। देखो देख के ही लग रहा है कि ये मोशन SHM तो नहीं है। हाँ ये ऑसिलेटरी जरूर है, एक सर्टेन टाइम पीरियड पे अपने आप को रिपीट करेगा, लेकिन ये SHM नहीं है। अब इस कंसेप्ट को अच्छे से एनालाइज करने के लिए हम आपके सामने थोड़ा ड्रॉ करना चाह रहे हैं। फिगर को ही लेके चलो, फिर आगे देखो। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इसमें हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं बस। इस फिगर को देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए इसी के पैरेलल में कुछ फिगर्स खड़ा कर सकते हैं। वेरी गुड। इसी के पैरेलल में हम एक दो फिगर खड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, और ये लाइन रहा ऐसा, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है, तो इसको ऐसे देखना है, ठीक है। यहाँ हम लोगों का वॉल है, ये हम लोग का वॉल है। अब देखो हो क्या रहा है, इस पॉइंट को आप ए मान ले, बी मान ले। अभी आपके पास ए पोजीशन पे इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्या राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो राइट की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इस वजह से राइट की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा QE/m। सही है ना। तो ए से चल के देखो, ये एक्सेलरेशन जो मेरे बॉब के ऊपर आया है, ये एक्सेलरेशन जो मेरे बॉब के ऊपर आया है, तुम अगर ध्यान से देखोगे, इसको हटा देते हैं। ये जो एक्सेलरेशन मेरे बॉब के ऊपर या जो भी मेरा पार्टिकल है उसके ऊपर आया है, वो एक्सेलरेशन एक्चुअली कांस्टेंट है।
आपका जो एक्सेलरेशन आया उस पार्टिकल के ऊपर वो है QE/m। तो ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो भी मोशन होगा वो SHM तो हो ही नहीं सकता, SHM इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि SHM का एक्सेलरेशन -x के साथ प्रोपोर्शनल होता है, वेरिएबल होता है, डिस्टेंस के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ डिपेंडेंट होता है, वेरिएबल होता है। तो SHM में एक्सेलरेशन कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, तो ये मोशन SHM नहीं। अब आपको बस टाइम निकालना है कि इसको A से B तक जाने में कितना समय लगेगा और B से वापस A तक आने में कितना समय लगेगा। फॉर मोशन फ्रॉम A to B, A से B तक के लिए क्वेश्चन में सीधा सीधा अगर आप चलें तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज करो, U तो 0 है तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन आपको मालूम है T स्क्वायर। तो अगर हम टाइम लिखना चाहेंगे, अगर हम यहां से टाइम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 2S/A। मतलब क्या ये वैल्यू मेरा 2S के जगह पे D और एक्सेलरेशन के जगह पे QE/m आएगा। इसका मतलब ये रूट अंडर कितना आ रहा है, रूट अंडर आ रहा है 2DM/QE। इतना समय इसको लगेगा A से B जाने में, A से B जाने में इसको समय लगेगा रूट अंडर 2DM/QE। देखो जब ये बॉब यहां पहुंचेगा, पहुंचने के जस्ट पहले तो ये टकराएगा एक स्पीड से, लेकिन क्वेश्चन बोल दिया है कि कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, तो याद रखना ये लौटेगा भी सेम स्पीड से। क्यों? क्योंकि एनर्जी इज कंजर्व। तो जिस स्पीड से टकराया उसी स्पीड से लौटेगा। बट लौटते समय जब ये B से A जा रहा होगा, जब ये B से A जा रहा होगा, याद रखना कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके कारण जो एक्सेलरेशन है QE/m वो अब डिसलेरेशन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। A से B में जो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण एक्सेलरेशन था वो वेलोसिटी को बढ़ा रहा था। A से B मोशन के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन था, तो वेलोसिटी बढ़ रहा था। लेकिन जब वो पार्टिकल, जब वो पर्टिकुलर बॉडी दीवार से टकरा के वापस आने लगेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो एक्सेलरेशन एक तरह से डिसलेरेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा और वो उसके वेलोसिटी को घटाएगा घटाएगा घटाएगा, और अल्टीमेटली जब वो बॉडी इस A पॉइंट पे वापस से पहुंचेगा, याद रखना उसका फाइनल वेलोसिटी फिर से 0 होगा। और वापस से ये प्रोसेस फिगर 1 से फिर रिपीट हो जाएगा। देखो बॉडी गया, टकराया, वापस यहां आएगा, रुकेगा, फिर बॉडी जाएगा, टकराएगा, फिर वापस आएगा, यहां रुकेगा, फिर बॉडी जाएगा, टकराएगा, फिर वापस आएगा, यहां रुकेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। तो मोशन इज ऑसिलेटरी, मोशन इज पीरियोडिक बट नॉट SHM। अब आप मेहनत कीजिए B से A आने का समय निकालने के लिए, B से A आने का समय निकालने के लिए। ठीक है, आप ध्यान से देखो, अगर आप चाहो तो फ्रॉम B to A, आप सीधा इक्वेशन लगा सकते हो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वैसे टाइम सेम ही होता है, हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम है, तो एक्सेलरेट होने में और डिसलेट होने में इक्वल टाइम लगता है। लेकिन आपका फाइनल वेलोसिटी 0 है, यहाँ इनिशियल है, एक्सेलरेशन नहीं अब डिसलेशन है QE/m, और ये टाइम लग रहा है B से A। तो आपका टाइम B से A हो जाएगा U डिवाइडेड बाई QE/m। यहाँ U क्या है? U वो पर्टिकुलर स्पीड है जिससे B से A का मोशन स्टार्ट हुआ, ये वाला U है। B से A मोशन का इनिशियल वेलोसिटी वही है ना, B से A मोशन का इनिशियल वेलोसिटी वही है ना जो A से B का फाइनल वेलोसिटी है। जो A से B मोशन का फाइनल वेलोसिटी है वही ना
बी से ए का इनिशियल वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, वेलोसिटी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो चलो पहले ए से बी मोशन का फाइनल वेलोसिटी निकाल दे, ए से बी मोशन का फाइनल वेलोसिटी निकाल दे, उसी को इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे या 1 में पुट कर देंगे। फ्रॉम ए टू बी, क्या हम फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी लिख सकते हैं? ठीक है, u प्लस एटी लिख सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास वैल्यू हो गया 0 प्लस एटी। हम ज्यादा इसको कैलकुलेशन में नहीं इंगेज करना चाहते, तो यहाँ पे आ गया ये QE बाई एम और टाइम ए से बी। करेक्ट है, रहने दीजिए सही, रहने दीजिए सही। बस यही आपका u की तरह काम करेगा बी टू ए, तो उसको इक्वेशन 1 में लाइए। सो टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए विल बी इक्वल्स टू u के जगह पे QE बाई एम एंड टाइम ए टू बी डिवाइडेड बाई QE बाई एम। हम यही तो आपको कह रहे थे कि देखिए भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये दोनों QE बाई एम, दोनों QE बाई एम कट गया। तो जब दोनों QE बाई एम कट गया तो B से A जाने का समय जो A से B आने का समय है उसके बराबर आएगा। A से B आने का जो समय था B से A जाने का समय बराबर होगा, दोनों बार टाइम बराबर होगा। अगर दोनों टाइम बराबर होगा, देयरफॉर फाइनल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यहाँ पे इस ऑसिलेशन का जो या पीरियोडिक मोशन का जो फाइनल टाइम पीरियड है वो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा टाइम पीरियड ए से बी प्लस टाइम बी से ए, दोनों बराबर है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टाइम ए से बी लिख लो। और टाइम ए से बी आप पहले से निकाल के रखे, देख लीजिए कहाँ निकाल के रखे, टाइम ए से बी। चलिए इस इक्वेशन में आप निकाल के रखे, मान लीजिए इक्वेशन 1 √2 dm बाई क्यूई, √2 dm बाई क्यूई ये निकाल के रखे आप। √2 dm बाई क्यूई ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को समझना है, दिमाग में इसको उतार लेना है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है उसको थोड़ा देखना है, चीजों को समझना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा जो ब्लॉक था उस पे चार्ज था, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करेंगे उस पे एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स उसको एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन है QE बाई एम। उससे वो जाएगा दीवार से टकराएगा और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो सेम स्पीड से लौटेगा। जब वो सेम स्पीड से लौट रहा है तो लौटते समय जो मेरा फोर्स है वो मोशन का अपोज करेगा, तो रिटार्डेशन है। तो ए से जाएगा बी पे टकराएगा, बी से आएगा फिर से ए पे लगभग रेस्ट में आ जाएगा, फिर से जाएगा ए से बी से टकराएगा और फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर आप वापस आएगा, प्रोसेस कंटिन्यूस। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो मेरा एक्सेलरेशन है, इस पूरे प्रोसेस में जो मेरा एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने की वजह से मोशन SHM तो नहीं है, लेकिन मोशन ऑसिलेटरी या पीरियोडिक जरूर है। तो हम लोग उसको ध्यान में रख के फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सही है, तो ऐसी चीज चलता है। ए से बी जाने का समय, इसको तो आप एकदम ऑब्जेक्टिव की तरह दिमाग बैठा लीजिए, हम इसको थोड़ा अलग से भी आपके दिमाग में डाल दें, ये काइनेमेटिक्स का पोर्शन है। मान लो जैसे मेरे पास यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है और लेफ्ट से राइट की तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ए नॉट। तो ए से बी जाने का जो समय होगा, ए से बी जाने का जो समय होगा और वापस बी से ए जाने का जो समय आएगा, ये दोनों बराबर होगा। टाइम टेकन ए टू बी एंड टाइम टेकन बी टू ए दोनों बराबर होगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ए से बी और बी से ए ये दोनों टाइम बराबर होगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स होना चाहिए और डायरेक्शन भी एकदम ऐसे ही होना चाहिए।
जैसे ग्रेविटी, जी हमेशा नीचे लगता है। तो अगर किसी बॉल को तुम नीचे से ऊपर फेंकोगे तो नीचे से ऊपर जाने में अगर उसको 1 सेकंड लगा तो ऊपर से नीचे आने में भी 1 सेकंड लगेगा। हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नहीं ले रहे। अगर हम उस बॉल को नीचे फेंकेंगे और धरती से, जमीन से जो उसका कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक हो, तो ऊपर से नीचे आने में अगर उसको 2 सेकंड लगेगा तो नीचे से उसी हाइट तक